हेलो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, आज का टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप सभी के सामने। इससे पहले मैं इलास्टिसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इलास्टिसिटी रियलिटी में होती क्या है। इलास्टिसिटी इज नथिंग, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस करते थे, मैटर क्या होता है, अपने पास सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, गैसियस स्टेट होती है। ऐसी इस टाइप्स की स्टेट की तरह इलास्टिसिटी भी क्या है, अपने पास एक स्टेट है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताऊंगा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से जो इलास्टिसिटी भी क्या अपने पास एक स्टेट होती है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। स्टेट की बात नहीं करेंगे, स्टेट तीन है। इन तीनों स्टेट में से जो प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से, और वो प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। तो सबसे पहले मैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताऊंगा। आपको स्टेट वैसे पढ़ा भी होगा, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है, गैसेस स्टेट होती है, और इन स्टेट्स के आपस में प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक दूसरे को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद में इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी होती क्यों, इसका रीज़न क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक फटिग क्या होती है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, हुक-शाफ के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। हुक-शाफ का लॉ क्या कहता है, अपने पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हुक-शाफ का लॉ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्टेरेसिस कर्व। क्या पढ़ेंगे? हिस्टेरेसिस लूप होता है। हिस्टेरेसिस लूप को हम आगे भी पढ़ते हैं प्रॉपर्टी में, 12th क्लास के टॉपिक में आएगा। उसके बाद में इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। जब प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी हम लोग चेंज करते हैं तो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं स्टेट ऑफ मैटर की बात करता हूँ। देखिए, स्टेट के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं और फिर दोबारा कर लेते हैं। स्टेट जो होती है, स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपने पास होती है सॉलिड, उसके बाद होती है लिक्विड स्टेट, उसके बाद होती है गैसियस स्टेट। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हम एक दूसरे से इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इन सब के पास क्या होते हैं, अपने कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? अपने कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड के पास भी होता है, लिक्विड के पास भी होता है और गैस के पास भी होता है। जब उनके मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो किसी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में जो बॉन्डिंग फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और एक के में काफ़ी वीक होता है, एक के में क्या होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो किस के में कितना होता है ये डिस्कस करेंगे। 2 बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि एक बॉन्ड मेरे पास यहाँ पर है, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड हो गया। दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में ऐसे करके एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ में अटैच होते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा बॉडी की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना वीक फोर्स होगा डेंसिटी कम होती जाएगी और बॉडी क्या करती जाएगी, एक्सपेंड करती जाएगी। मैटर क्या करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जितना स्टेबल स्टेट में मॉलिक्यूल रहा होगा, जैसे मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, ये जितना स्टेबल स्टेट में रहेगा उतनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। और जितना ये मूवेबल स्टेट में रहेगा, कि कौन सी स्टेट में, मूवेबल स्टेट में, उतनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये 2 प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है। अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल स्टेट में रहेगा, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होल्ड करेगा, रेस्ट की स्टेट में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। एंड मूवेबल स्टेट में जितनी ज़्यादा मूव करेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी को कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ, सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी। तो एनर्जी की बात करता हूँ तो सब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी से। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड स्टेट में भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ही ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी से। लेकिन किसी किसी केस में क्या होती है, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं, जैसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड की बात करते हैं, जैसे गिलास है। गिलास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो गिलास के अपने पास सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो गिलास के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम। लेकिन ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा होल्ड होती है, वाटर हो गया, फिर जितनी भी लिक्विड ऑब्जेक्ट हम देखते थे, लिक्विड ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस के बारे में काइनेटिक एनर्जी वेरी वेरी लार्ज देन पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल कंडीशन में क्या होती है अपने पास वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये तो एनर्जी की बात। अब मैं डेंसिटी की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? डेंसिटी। तो डेंसिटी की बात करूँगा। डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होती है और इसकी क्या होती है? मिनिमम होती है। लेकिन इसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस देन सॉलिड। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में डेंसिटी क्या होगी? सॉलिड से कम होती है। यहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यहाँ पर क्या होती है? मिनिमम डेंसिटी होती है। हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसका इनडेफिनेट होता है। इसके वॉल्यूम को हम लोग डेफिनेट कर सकते हैं, इसके डेफिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वेरिएबल करता रहता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। सिलेंडर है और मोस्टली हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, जो कंटेनर होता है उसी के कंटेनर को इसका वॉल्यूम मान लिया जाता है गैस का। मान लेते हैं अपने पास 10 किलोग्राम का कंटेनर है, 20 किलोग्राम का कंटेनर, उसके अंदर गैस फिलअप कर दो तो हम मान लेते हैं 10 किलोग्राम गैस उसके अंदर है, 20 किलोग्राम गैस उसके अंदर है। उसी के वेट के हिसाब से हम लोग उसको मेजर करते हैं। हाँ, लिक्विड स्टेट में अगर गैस को भरते हैं तो उस टाइम पर एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसका क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो 2-3 टाइप के और भी डिफरेंशिएशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तुमको पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो लार्जेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेगा तो लार्जेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था, बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना ज़्यादा होता है, फिर बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ में अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सॉलिड की। इसकी क्या होती है? लार्जेस्ट होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसकी क्या होती है? इसकी मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम, क्या सॉलिड से क्या रहेगी? कम रहेगी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती नहीं है, नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। इसके पास बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी, जो मैंने लास्ट वाला टॉपिक डिसाइड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक डिसाइड करेगा कि बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉडी की प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको सॉलिड के 1-2 टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सॉलिड्स के जो टाइप क्या होते हैं, सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो अपने पास क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एक क्या होते हैं? एमोर्फस होते हैं। क्या होते हैं? एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने पास रेगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। क्या रखते हैं? रेगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। ये अपने पास इर्रेगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। क्या रखते हैं? इर्रेगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। तो रेगुलर स्ट्रक्चर रखने का मतलब क्या है? मेरे पास ये मान लेता हूँ कोई भी सॉलिड है, तो मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँगा। ये सॉलिड है मेरे पास, यहाँ से काउंट करना शुरू करूँगा, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाऊँगा, इस डायरेक्शन में जाऊँगा, इस डायरेक्शन, इस ऑल डायरेक्शंस में क्या रहेगा? मेरे पास कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा। ऑल डायरेक्शन में कॉन्फिगरेशन सेम होने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास ये कोई भी स्ट्रक्चर है तो इसके किसी भी सेंटर पॉइंट से या फिर कहीं से मेजर करो यहाँ से, इन ऑल डायरेक्शंस में कॉन्फिगरेशन सेम होने का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो सभी दिशाओं में कॉन्फिगरेशन जिस स्ट्रक्चर का सेम होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एंड इन एमोर्फस सॉलिड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। हम इधर बात करेंगे तो अपने को अलग अरेंजमेंट मिलेगा, इधर बात करेंगे अलग अरेंजमेंट मिलेगा, चाहे डेंसिटी का अरेंजमेंट हो, चाहे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो या फिर एटॉमिक अरेंजमेंट हो। इधर बात करेंगे तो अपने को अलग अरेंजमेंट मिलेगा, इधर बात करेंगे तो अलग अरेंजमेंट अपने को मिलेगा। तो ऐसे सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है, ऐसे सॉलिड को बोलेंगे हम लोग एमोर्फस। और जिनका स्ट्रक्चर क्या होता है? फिक्स होता है ऑल डायरेक्शंस में, उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड की 2 कैटेगरी थी। तो तुमको कई बार थ्योरी का क्वेश्चन नेवी वगैरह हम पूछ लेता है कि जिनका स्ट्रक्चर अपने पास फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर जिनका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, उसको किस टाइप का सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब हम अपना जो टॉपिक है इलास्टिसिटी, इसको डिफाइन करते हैं यहाँ से। देखिए होता क्या है रियलिटी में इलास्टिसिटी। Elasticity is the property of matter in which when the external force is applied on the system, सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, on removing the external force बॉडी regain its original position। बॉडी क्या करेगी? ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगी। मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ये 2 क्या हो गई मेरे पास? सपोर्ट हो गई। ये 2 क्या हो गई? सपोर्ट हो गई।
ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पर है, ये सपोर्ट यहाँ पर है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर से एक फोर्स अप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एक फोर्स अप्लाई कर देता हूँ ऊपर से। जैसे ही फोर्स अप्लाई करूँगा तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज होगा। क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो इस टाइप से बन जाएगा अपना, इस टाइप से। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज हुआ। क्या हुआ, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ। अब मैं जैसे इस फोर्स को हटाऊंगा, जैसे ही फोर्स को हटाऊंगा तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा आ जाएगी, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। ठीक है, तो हमने किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया और जैसे ही फोर्स हटाएंगे बॉडी ने क्या किया, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया। जैसे आपने देखा होगा स्टील वगैरह की कोई लोहे की पत्ती लेना आप लोग, हम उसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो वो सीधी हो जाती है ऑटोमेटिक। इट इज़ द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो हम लिखते भी कैसे हैं, डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं इसको, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम या फिर बॉडी, ऑन द सिस्टम या फिर बॉडी गेट डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म का मतलब क्या है, अपनी जो पहले की फॉर्म थी उससे डिफॉर्म हो गया, शेप चेंज हो गई। आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स बॉडी रीगेन का मतलब क्या है, दोबारा प्राप्त करना, इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गई, हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद बॉडी ने अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लिया, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई। किस में आ गई, ओरिजिनल स्टेट में। तो जो बॉडी एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, द बॉडी इज इलास्टिक। अगर बॉडी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करती, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी क्या है अपने पास, प्लास्टिक बॉडी है या फिर नॉन इलास्टिक बॉडी है। क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी है, जो अपना टॉपिक है। तो दोनों चीज़ क्लियर है अपने पास। इलास्टिक बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगी तो इलास्टिक बॉडी है, और रीगेन नहीं करेगी तो कैसी है, प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, देखिए अब इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको रीजन बताऊंगा इलास्टिसिटी होती क्यों है। आपको क्या बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि इलास्टिसिटी होती क्यों है। रीजन देखिए, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो मैंने आपको अभी एक बॉडी का स्ट्रक्चर दिया, ये बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी देखना, कोई मटेरियल छोटे छोटे किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, किससे मिलके बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए जब कोई भी सब्सटेंस एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है तो क्या होता है, उनके बीच में आपस में कुछ फोर्स होता है। एटम की बात करेंगे, जैसे मैंने आपसे बात की ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर दो एटम, तो दोनों एटम से मिलके बना होता है, तो दोनों के बीच में क्या है, अपने पास कुछ फोर्स है। क्या है, कुछ फोर्स है। मैंने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन ये, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है कुछ, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक बॉन्ड या फिर एटॉमिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन अपने पास एटम ना हो के मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लेते हैं पानी, H2O और H2O, पानी अपने पास, तो H2O एक मॉलिक्यूल और H2O एक मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखना, एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लार्जर देन द मॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय 50 to 100 टाइम्स। 50 to 100 टाइम्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक बॉन्ड इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर बॉन्ड बाय 50 to 100 टाइम्स। 50 से 100 गुना ज़्यादा होता है एटॉमिक बॉन्ड, 50 से 100 गुना ज़्यादा होता है एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसको याद रखना, थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर SSR वगैरह में आपको पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे, 50 to 100 टाइम्स एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, आपको याद रखना। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल से बॉडी मिलकर बनी होती है। मान लेते हैं बहुत सारे एटम है अपने पास या फिर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या रही होगी, एक बॉन्ड रहा होगा। क्या रहा होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड रहा होगा।
अगर मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कोई फोर्स लगा दिया ऊपर से, तो ये जो एटॉमिक बॉन्ड है, ये एटम अपने पास ऐसे करके, जब ये बॉडी का साइज चेंज होगा तो एटॉमिक बॉन्ड क्या होंगे अपने पास, ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो ये जो एटॉमिक बॉन्ड था बीच में, इसमें क्या होगा, कुछ खिंचाव पैदा होगा। जैसे मैं अभी एटॉमिक बॉन्ड एटम्स ऐसे लगे हुए हैं, जब मैंने फोर्स लगा दिया तो बॉडी ऐसे करके टेढ़ी हो जाएगी, बॉडी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी अपने पास। चलो इसको बना ही लेते हैं। बॉडी का शेप कैसे हो जाएगा, लगभग ऐसे हो जाएगा अपने पास। जब बॉडी का शेप ऐसे हो जाएगा तो जो एटम्स रहे होंगे और इनके बीच में बॉन्ड रहा होगा, इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक खिंचाव पैदा होगा। क्या होगा, एक खिंचाव पैदा होगा इन सारे बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड्स हैं। अब जब इनके अंदर एक खिंचाव पैदा होगा तो ये बॉन्ड क्या करेंगे, अपने इस बॉडी को दोबारा से उसी स्टेट में ले जाना चाहेंगे। सीधी सी बात है, हर बॉडी इस दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है। क्या चाहती है, हर बॉडी इस दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है। तो जैसे ही क्या हुआ, मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया, बॉडी स्ट्रेच हुई, तो क्या करेगा, ओरिजिनल पोजीशन ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर एटम्स के बीच में, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिसाइड द नेचर ऑफ द बॉडी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, प्लास्टिसिटी ऑफ बॉडी को डिसाइड करेगी। लार्जर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लार्जर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लार्जर विल बी इलास्टिसिटी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी लार्जर रहेगी अपने पास, इलास्टिसिटी भी क्या रहेगी, उतनी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आई कि बॉडी की बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब जितनी सॉलिड स्टेट में बॉडी रहेगी अपने पास, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी बॉडी की, इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। मतलब देखिए, तो इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक चीज़ समझ में आ गई आपको, इलास्टिसिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा, इलास्टिसिटी बॉडी की इतनी ज़्यादा। अब देखिए कुछ बॉडी क्या होती है, मैंने बॉडी को डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने के बाद ओरिजिनल शेप में आ गई, डिफॉर्म करने के बाद ओरिजिनल शेप में। मैंने जैसे फोर्स लगाया होगा, फोर्स को उठाऊंगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो मान लेते हैं एक बॉडी तो ए अपने पास, एक बॉडी बी है, तो इसको अपने ओरिजिनल शेप में आने में लगे 2 सेकंड, इसको ओरिजिनल शेप में आने में लगा 2.2 सेकंड। ए बॉडी थी अपने पास, ए बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, जब ये ओरिजिनल शेप में आएगी तो मान ली इसको 2 सेकंड लगते हैं, और ये बी बॉडी ओरिजिनल शेप में आएगी तो कितना लगा इसको, 2.5 सेकंड या फिर 2.2 सेकंड लगा। देन ए इज मोर इलास्टिक देन बी। जो बॉडी जितना कम टाइम लेगी ओरिजिनल शेप में आने में, वो उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, इलास्टिक रहे। दोनों बॉडी इलास्टिक है अपने पास, लेकिन जो बॉडी जितना कम टाइम लेगी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, इलास्टिक होगी, ठीक है। अब इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को हम 2 टर्म में डिफाइन करते हैं। एक तो होती है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, क्या होती है, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी को हमने क्या बोल दिया, 100% इलास्टिक बॉडी। मतलब हमने क्या किया, बॉडी के ऊपर से फोर्स हटाया होगा, जैसे ही फोर्स हटाया होगा विद इन टाइम डिले, कोई डिले नहीं रहा होगा टाइम के अंदर, और बॉडी 100% ओरिजिनल शेप को क्या कर गई होगी, रीगेन कर गई होगी। क्या करी होगी, 100% ओरिजिनल शेप को रीगेन कर गई होगी। लेकिन इसके अंदर क्या थोड़ा टाइम लिया होगा, तो ये इम्परफेक्ट। ऐसे प्लास्टिक बॉडी है, हमने प्लास्टिक बॉडी को डिफॉर्म किया, ओरिजिनल शेप में नहीं आ रही, 100% शेप में क्या हो गया, उसका बदलाव हो गया। जैसे आप लोहे की कोई भी कील लेना, हम लोहे की किसी कील को, आयरन की को ऐसे मोड़ देते हैं, तो ऐसे ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, ऐसे मुड़ी रह जाएगी। तो इलास्टिक बॉडी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। इस दुनिया में जो मोस्ट इलास्टिक नेचर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इलास्टिक बॉडी, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक बॉडी है क्वार्ट्ज। याद रखना, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे अपने को, रबड़ दिया था, स्टील दिया था, क्वार्ट्ज दिया था, एल्यूमिनियम दिया था। फिर अपने को पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक बॉडी। मोस्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है, क्वार्ट्ज होती है। थ्योरी का क्वेश्चन है ये। जो चैप्टर है आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे बताऊंगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो माइन्यूट सा डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए, तो रीजन ऑफ इलास्टिसिटी आपने पढ़ लिया। रीजन ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है अपने पास, रीजन ऑफ इलास्टिसिटी होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी उतनी ज़्यादा बॉडी क्या रहेगी, इलास्टिक नेचर की रहेगी, उतनी ज़्यादा क्या रहेगी, इलास्टिक नेचर की रहेगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बनता है अपने पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं, जिनके चेंज करने से इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, फैक्टर अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग
इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, किन फैक्टर्स का इलास्टिसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर होता है अपने पास हैमरिंग एंड रोलिंग। हैमरिंग एंड रोलिंग, ए, हैमरिंग एंड रोलिंग। दूसरा होता है अपने पास एनीलिंग। एनीलिंग, एनीलिंग क्या होता है अपने पास, एनीलिंग के बारे में पढ़ेंगे अपने पास एनीलिंग। तीसरा होता है अपने पास, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, हैमरिंग एंड रोलिंग। एनीलिंग क्या होता है अपने पास, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। और चौथा होता है अपने पास इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है अगर हम बॉडी को हैमर करेंगे या फिर रोलिंग करेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलास्टिसिटी के ऊपर, या फिर हम बॉडी को एनीलिंग करेंगे, एनीलिंग प्रोसेस क्या होती है ये भी बताऊंगा आपको। टेम्परेचर बॉडी का चेंज करेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज़ की बात करेंगे तो इम्प्योरिटीज़ डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी इलास्टिसिटी के ऊपर। तो देखिए हैमरिंग और रोलिंग क्या होता है। हैमरिंग होता है अपने पास, जैसे किसी भी सब्सटेंस को ले लो, स्टार्टिंग में कोई भी सब्सटेंस बड़े बड़े मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। क्या होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इसके पास में, इनसे मिलकर के बना हुआ है। हैमरिंग का मतलब होता है इसको हथौड़े से पीटना। हैमरिंग का मतलब क्या होता है, इसको हथौड़े से पीटना। जैसे इस बॉडी को हम लोग हथौड़े से पीटेंगे, या फिर रोलिंग का मतलब होता है इसके ऊपर रोलर चला देना। जैसे आपने रोड देखे होंगे, जब रोड बनते हैं तो रोड में गिट्टी डाल देते हैं, पत्थर बड़े बड़े होते हैं, उसके ऊपर रोलर चला देते हैं। रोलर चलाने का रीज़न क्या होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है स्पेस कम हो जाता है और वो उस स्पेस में सेट हो जाते हैं। जैसे इनके बीच में ये स्पेस बचा हुआ है अपने पास, ठीक है, तो इसके ऊपर या तो आप रोलर चलाओ या फिर इसको हथौड़े से पीटो। तो दो रीज़न होते हैं, दो इसके अंदर चेंज होंगे। हथौड़े से पीटेंगे तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ऐसे करके टूट जाएंगे। ये टूटने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये टूटने से फ़र्क ये पड़ता है कि इनके बीच का जो गैप है वो गैप कम हो जाता है और एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये गैप एक दूसरे का क्या हो गया, इनके बीच का कम हो गया तो एक दूसरे के बीच साथ में क्या बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे। और हम कहते थे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिस बॉडी का होता है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो हैमरिंग और रोलिंग करने से क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इलास्टिसिटी भी बॉडी की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हैमरिंग रोलिंग से आपको एक चीज़ समझ में आ गया, इलास्टिसिटी बॉडी की क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। बॉडी को या तो क्या करो, हैमर से पीटो, या फिर बॉडी को रोलिंग करो, तो इससे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। अगला टॉपिक है अपने पास एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है, देखो किसी चीज़ को हमने गर्म किया, टेम्परेचर दिया, जैसे आयरन हो गया फिर कोई भी हो गया, गर्म करके हमने उसको ठंडा करते हैं। एक तो ठंडा करने की प्रोसेस होती है स्लोली आपने गर्म करके छोड़ दिया, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। एक क्या करो, उसको साथ झटके में पानी डाला, उसके ऊपर ठंडा कर दिया, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, एनीलिंग से इलास्टिसिटी बॉडी की डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने वस्तु को गर्म किया। गर्म करने के बाद जब तुरंत ठंडा करोगे तो वस्तु के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक दूसरे से अटैच होने के लिए, एक दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए टाइम बहुत कम मिला, तो बॉन्ड क्या होते हैं, ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। जब बॉन्ड ऑटोमेटिक टूट जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी विल बी डिक्रीज। बॉडी की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी बॉडी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एनीलिंग कैसी प्रोसेस होती है, हमने बॉडी को हॉट किया, गर्म किया और कूल कर दिया। और कूल भी कैसा होता है, रैपिड कूल। कैसा होता है, रैपिड कूल, अचानक से कूल करते हैं, मतलब एक साथ ठंडा करते हैं। बॉडी को हमें देना चाहिए था ठंडा होने में आधा घंटे का टाइम, लेकिन हम लोग आधा घंटे का टाइम ना देके कितना टाइम दिया बॉडी को, हमने 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, पानी में डाला एक साथ। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हम लोग बचपन में छोटी छोटी गोलियां लेते थे, कांच की, कंचे जिसको बोलते हैं, कंचे के साथ में खेलते थे। आप लोग क्या करते होंगे, उसको आग में डाल दिया, गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद जैसे उसके ऊपर पानी डालते थे तुरंत वो चटक जाता था। क्यों, उसको गर्म कर दिया, ठंडे होने में टाइम मिलना चाहिए 5 मिनट का, 2 मिनट का, कुछ भी। आपने तुरंत उसको ठंडा किया तो बॉन्ड को एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स को या फिर एटम्स को एक दूसरे साथ में अटैच करने का टाइम नहीं दिया आपने। टाइम नहीं दिया तो बॉन्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कूलिंग से टूट जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉडी क्या होती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। ठीक है, अपने पास टेम्परेचर है एक। टेम्परेचर क्या काम करता है, हमने जैसे इस बॉडी को गर्म किया, क्या किया, इस बॉडी को जैसे हमने गर्म किया,
टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा है तो इलास्टिसिटी बॉडी की डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी का तापमान बढ़ाने से बॉडी को हमने एनर्जी दी, और बॉडी को एनर्जी दी तो दो बॉन्ड अपने पास थे, मान लो एक बॉन्ड था, दोनों बॉन्ड के पास स्ट्रेंथ थी, हमने इसको गर्म किया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी रिलीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया बॉडी का, इलास्टिक बॉडी से देखो तो एनीलिंग से डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर से भी इलास्टिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, और हैमरिंग और रोलिंग करने से इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब लास्ट टॉपिक है अपने पास इम्प्योरिटी का। लास्ट टॉपिक क्या है? इम्प्योरिटी का। हम कुछ ऐड करते हैं सब्सटेंस के अंदर। क्या करते हैं? सब्सटेंस के अंदर हमने कुछ ऐड किया। जब कुछ ऐड करेंगे सब्सटेंस के अंदर तो क्या होगा? देखो इम्प्योरिटी, कुछ भी बाहर से चीज़ें ऐड करते हैं उसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। पहले अपने पास कोई भी सब्सटेंस था, ये सब्सटेंस था मान लेते हैं, ठीक है, इसके पास मॉलिक्यूल्स थे बड़े बड़े, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स थे तो इनके बीच में गैप भी रहा होगा, ये सारा क्या हो गया? इनके बीच में ये गैप हो गया। हमने क्या किया? इम्प्योरिटी डाली। अब इम्प्योरिटी का साइज़ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? साइज़ अगर छोटा है, लेस है, किससे? इससे, और हमने बॉडी का साइज़ डाला और साइज़ क्या है? बड़ा है, किससे? इससे। जो बॉडी है हम कुछ इम्प्योरिटी डालेंगे, अगर उस इम्प्योरिटी का साइज इससे छोटा होगा तो इनके बीच में जाके सेट हो जाएगी, इनके बीच में जाके सेट हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इलास्टिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर अपना साइज ही इनसे बड़ा है तो इनके बीच में जाके सेट तो होने वाला नहीं है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाली नहीं है। अगर वो सेट होगा तो इनके बीच में गैप बनाएगा और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगा? लूज करेगा जब जाके सेट होगा। तो साइज अगर बड़ा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी? बॉडी की डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलास्टिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। तो इम्प्योरिटी अगर किसी बॉडी में डालते हैं तो इम्प्योरिटी डिपेंड करता है साइज के ऊपर। इफ द साइज ऑफ इम्प्योरिटी इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी देन द इलास्टिक प्रॉपर्टी विल बी डिक्रीज, एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन द एटम या फिर मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। साइज छोटा है तो इसके बीच में सेट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। साइज बड़ा है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती हैं। आपको एग्जांपल किसी का भी दे देगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, एनीलिंग से इलास्टिसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, हैमरिंग एंड रोलिंग से इलास्टिसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और इम्प्योरिटी से इलास्टिसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए रीजन ऑफ इलास्टिसिटी हो गया अपने पास, उसके बाद में होती है इलास्टिक लिमिट। क्या होती है? इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे। इलास्टिक लिमिट बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ और बता देना चाहूँगा, फिर आपको लिमिट बढ़िया से समझ में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? लिमिट बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? मेरे पास ये बॉडी थी और ये दो क्या है? सपोर्ट है। ये दो क्या है? सपोर्ट है। ठीक है, मैंने फोर्स लगाया होगा तो ये बॉडी क्या होगी? डिफॉर्म होगी। और डिफॉर्म कैसे होगी? ऐसे करके डिफॉर्म होगी। ठीक है, जैसे ही इस फोर्स को हटाऊंगा तो बॉडी क्या करेगी? ओरिजिनल शेप में दोबारा चली जाएगी। जैसे इस फोर्स को हटाऊंगा तो ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगी? बॉडी रीगेन कर लेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने इलास्टिसिटी पढ़ी थी, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। क्या होती है इसकी लिमिट? मैंने फोर्स लगाया, फोर्स हटाया, ओरिजिनल शेप में आ गई। और ज़्यादा फोर्स लगाया, बॉडी का शेप और ज़्यादा डिफॉर्म हुआ। मान लेता हूँ बॉडी का ये शेप डिफॉर्म हो गया होगा, और ज़्यादा फोर्स, तो मैंने फोर्स को उठाऊंगा और, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी का शेप इतना ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है कि मैं फोर्स को हटा लूँगा, उसके बाद भी बॉडी क्या रह जाती है? डिफॉर्म रह जाती है। क्या रह जाती है? बॉडी डिफॉर्म रह जाती है। अगर मैं फोर्स को हटा लेता हूँ उसके बाद भी तो बॉडी डिफॉर्म रह जाएगी, तो उसको हम लिमिट बोलते हैं। एक लिमिट होती है फोर्स लगाने की। क्या होती है? फोर्स लगाने की एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी और ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। जैसे आप लेना कभी स्टील की या फिर आयरन की या फिर कांच की एक परखने वो लेना, एक इतना बड़ा रोड सा, उसको एक लिमिट तक हम लोग ऐसे बेंड करेंगे, मार कर इसको थोड़ा मैं बेंड कर देता हूँ तो ओरिजिनल शेप में आ गई, बेंड कर दिया। लेकिन एक लिमिट होती है, उसके ज़्यादा अगर फोर्स लगा दूंगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, ओरिजिनल शेप में कभी भी नहीं आएगा। दैट इज़ द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है? द लिमिट बियॉन्ड विच द बॉडी गेट डिफॉर्म।
अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो बॉडी क्या कर जाएगी, डिफॉर्म कर जाएगी। उस लिमिट को क्या बोलेंगे हम लोग, इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पर, द लिमिट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, लिमिट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स बियॉन्ड